हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में अलंकारों के बारे में पढ़ा था कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार की मैंने बहुत विस्तार से आपको परिभाषा समझाई थी और अलंकारों के भेद बताए थे। जो पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहले वाले लेक्चर में बच्चों मैंने शब्द अलंकार के बारे में बहुत विस्तार से उदाहरण देकर आपको मैंने समझाया था कि शब्द अलंकार में तीन जो मैंने भेद बताए थे वो कैसे हम पहचान कर पाएंगे कि उसमें अनुप्रास अलंकार कैसे है या यमक कैसे है या उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे है। मैं उसको दोबारा से आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ। शब्द अलंकार के तीन मैंने भेद बताए थे। पहला है अनुप्रास अलंकार और दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा मैंने बताया था श्लेष अलंकार। मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है कि जब किसी वाक्य में एक वर्ण या व्यंजन एक से अधिक बार आ जाए। दोबारा से सुनिए बच्चों कि मैंने अनुप्रास अलंकार की पहचान बताई थी कि जब किसी एक वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार लगता है? अनुप्रास अलंकार लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण द्वारा इस बात को बताऊं, जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा। जैसे कल में आ गया है क वर्ण, कानन में आ गया है क वर्ण और कुंडल में भी क की आवृत्ति 3 बार होने के कारण इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा मैंने आपको बताया था यमक अलंकार की क्या पहचान होती है। यमक अलंकार की पहचान है कि जब किसी एक वाक्य में कोई एक शब्द 2 बार आ जाए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा इस बात को मैं समझाऊंगी। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा घटा शब्द 2 बार आया हुआ है। पहली घटा का मतलब क्या है? आकाश में उमड़ने गुमड़ने वाली घटाएं। और दूसरा है का घमंड घटा, यहाँ पर दूसरा घटे का अर्थ क्या लिया गया है? कम होने के लिए लिया गया है। अर्थात इस उदाहरण के अंदर घटा घटा 2 बार आया है और दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है। मैंने आपको परिभाषा में भी यही समझाया है कि जब एक ही शब्द एक जैसे 2 बार एक वाक्य में शब्द आ जाएं और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो इसका मतलब है कि यमक अलंकार कैसे है? क्योंकि इसमें घटा घटा 2 बार आ गया है, इसलिए इस उदाहरण में यमक अलंकार है। इसी का तीसरा उदाहरण मैंने आपको भेद करवाया था श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या अर्थ होता है? चिपकना। जब किसी एक वाक्य में शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसके 2 अर्थ निकलते हैं, उसके 2 मीनिंग निकलते हैं, उसके साथ 2 अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि श्लेष अलंकार कैसे होगा। जैसे उदाहरण है वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया। दोबारा से सुनो बच्चों इस वाक्य को। वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फड़फड़ाया। इसमें पृष्ठ शब्द में श्लेष अलंकार का वर्णन किया गया है। पृष्ठ शब्द के 2 अर्थ इसके साथ चिपके हुए हैं। एक पृष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? एक का वृक्ष के रूप में वहां पत्ता लिया गया है और दूसरा पुस्तक के रूप में यहाँ पर पेज लिया गया है। इसका मतलब है कि इसमें पृष्ठ शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। तो इस वाक्य में भी कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार का वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये तो थे शब्दालंकार के उदाहरण। तो आज हम कहाँ से पढ़ेंगे? अर्थालंकार किसे कहते हैं या अर्थालंकार के कौन कौन से भेद है। क्योंकि अलंकारों में 2 भेद बताए गए, 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। शब्द अलंकार जो शब्दों के द्वारा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और जब किसी शब्द के अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। तो इसमें अर्थालंकार के
कितने भेद होते हैं। आज से हम ये चैप्टर बहुत डिटेल में करेंगे कि इन अलंकारों की भी पहचान, जैसे हमने पहले अनुप्रास की, यमक की और श्लेष अलंकार की पहचान को बहुत अच्छी तरह से समझा है। आज हम इन पांचों अलंकारों को भी बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ताकि चाहे वो साधारण अर्थों में आप समझो, क्योंकि आपको 9th क्लास में पेपर में आपको वाक्य आएंगे और उन वाक्यों में होगा कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार की पहचान करें। परिभाषा ही नहीं आएंगी, बल्कि आपको पहचान करनी आएगी। तो आप सरल अर्थों में इन अलंकारों की पहचान को समझो कि कैसे उस पंक्ति में हम पहचान कर पाएंगे कि इन पांचों अलंकारों में कौन सा अलंकार है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, उपमा अलंकार हम किसे कहते हैं। उपमा अलंकार की क्या परिभाषा है? उपमा अलंकार की है कि जहां दो विभिन्न वस्तुओं के रूप, गुण और आकृति में समानता उत्पन्न होती है, या मैं साधारण अर्थों में आपको समझाऊं कि उपमा अलंकार हम किसे कहते हैं, जब किसी साधारण चीज की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए। जहां किसी साधारण वस्तु या प्राणी की सादृश्यता की समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाए। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको मैं बताती हूं, चांद सा सुंदर मुख। इसमें देखो आप कि इसमें कैसे आपको इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार को समझने से पहले बच्चों आपको ये समझना होगा कि उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। आप इनको ध्यान से समझो कि उपमा अलंकार में ये जो चारों अंग हैं, अगर आपको ये चारों अंग समझ आ गए तो आपको उपमा अलंकार भी समझ आ जाएगा। अब पहले साधारण अर्थों में ये समझो कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म किसे कहते हैं और वाचक शब्द कौन से होते हैं। सबसे पहले है उपमेय किसे कहते हैं। इसमें सबसे पहले है कि उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए। बच्चों अब इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाऊंगी। चांद सा सुंदर मुख, इसमें किसकी तुलना की जा रही है? मुख की तुलना की जा रही है। तो इसका मतलब है कि मुख क्या है? उपमेय है। जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा है उपमान। जिस उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु के या प्राणी के साथ तुलना की जाए। उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है। बच्चों अब ये देखो, मुख है साधारण चीज, मुख तो हो गया उपमेय, और प्रसिद्ध वस्तु क्या है? चांद। तो किससे तुलना की जा रही है? चांद से। तो ये क्या हो गया? उपमान। समझ आया? दोबारा से समझो। उपमेय जिस वस्तु की समानता या तुलना की जाए, जिस साधारण वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए उपमेय, और जिस प्रसिद्ध वस्तु के साथ उपमेय की तुलना की जाती है। तो चांद से हम तुलना कर रहे हैं इसकी, तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। उसके बाद है तीसरे नंबर पे कि हम साधारण धर्म किसे कहते हैं। उपमेय और उपमान के परस्पर जो प्रकट करने वाला गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं? हम साधारण धर्म कहते हैं। अब मुख और चांद की इनका आपस में क्या है? इन साधारण धर्म में गुण क्या है? सुंदर। कि मुख क्या है? सुंदर। तो इसका मतलब है कि साधारण धर्म जो है, इनके दोनों के बीच में, मुख और चांद के बीच में जो परस्पर गुण प्रकट हो रहा है वो क्या है? सुंदर। तो इसका मतलब है सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा वाचक शब्द।
वाचक शब्द का क्या है कि जो परस्पर गुण को प्रकट करता है, अर्थात चांद और मुख की सुंदरता का जो ये बीच का जो शब्द है वो क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं? वाचक शब्द जैसे सा, सी, के समान, सम, तुल्य और सदृश्य। दोबारा से समझो इसको कि उपमा अलंकार के जो वाचक, कई बार क्या होता है बच्चों कि कई बार हमें काव्य की पंक्तियों का अर्थ नहीं आता, तो आप वाचक शब्द को देखकर कि अगर वहां पर उसमें काव्य की पंक्तियों में सा लिखा हुआ है, सी आ जाता है, के समान आ जाता है, सम आ जाता है, तुल्य आ जाता है, यह सदृश्य आ जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें कौन सा अलंकार है? उसमें उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी उपमा अलंकार का, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए। दूसरा उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, कोमल बच्ची। अब इसमें भी बच्चों देखो कि उपमा अलंकार में उप में कौन सा है, उपमान कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है और वाचक शब्द कौन सा है। इसमें हम किस चीज की तुलना कर रहे हैं? बच्ची की। तो बच्ची क्या हो गया? उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है? फूल से की जा रही है। तो इसका मतलब है उपमान क्या हो गया? फूल हो गया। और क्या है? कोमल। ये क्या हो गया? कोमल। साधारण धर्म हो गया। और लास्ट में जो सी है वो क्या है? वाचक शब्द है। तो ये उदाहरण जो थे दोनों, ये मैंने आपको उपमा अलंकार के उदाहरण बताए हैं कि कैसे आपको उपमा अलंकार की पहचान की जाएगी कि कहाँ पर ये उपमा अलंकार है। बच्चों अब दूसरा हमारा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की हम क्या पहचान करेंगे कि जहां पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। जहां मैंने उपमेय और उपमान आपको उपमा अलंकार में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, रूपक अलंकार की भी क्या पहचान है कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है या समानता के कारण उपमेय में आरोप की एक रूपता दिखाई जाती है। कैसे एक रूपता दिखाई जाती है, इसको हम कैसे करेंगे? जैसे है आए महंत वसंत, आए महंत वसंत। इसमें देखो कि इसमें रूपक अलंकार कैसे है। इसमें महंत की सवारी, राजाओं में भी जो महान होता है उसे क्या कहा गया है? महंत कहा गया है। इसमें इस उदाहरण के द्वारा क्या किया गया है? महंत की सवारी में वसंत का आगमन का आरोप किया गया है। इसमें महंत की सवारी में वसंत ऋतु का आरोप किया गया है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसी की तरह ही मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना ले हो। इसमें भी बच्चों देखो कि इसमें चंद्रमा रूपी खिलौना में, इसमें चंद्रमा का भी आरोप किसके ऊपर किया गया है? खिलौने का आरोप किया गया है कि माँ, एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, जिद कर रहा है कि मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना जो है ले हो मीन्स लूंगा। तो इन दोनों उदाहरणों के द्वारा हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि रूपक अलंकार में जहां आरोप हो जाता है, उपमा में किसी साधारण चीज की तुलना प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती थी और रूपक का
क्या है कि जब इसमें किसी उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। अब बच्चों हम तीसरा अलंकार करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें बच्चों सबसे पहले आपको मैं उदाहरण लिखकर इस बात को समझाऊंगी। जैसे सिर फट गया, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो अरुण रंग का घड़ा। इसमें देखो बच्चों कि कैसे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखो मैंने आपको बताया है जहां उपमेय में उपमान की संभावना और कल्पना की जाए। अब इसमें कैसे कल्पना की गई है, सिर फट गया उसका वहीं, कि किसी भी व्यक्ति का सिर वहीं पर फट गया, मानो अरुण रंग का घड़ा, यहाँ अरुण रंग लाल खून के समान, कि ऐसा उसका जब सिर फटा तो संभावना और कल्पना की गई है कि वो ऐसे खून चारों ओर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था जैसे कि अरुण रंग का के घड़े को किसी ने फाड़ दिया हो या टूट गया हो। तो संभावना और कल्पना की गई है। जहां संभावना और कल्पना करते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके साथ साथ अगर किसी काव्य पंक्ति का आपको अर्थ नहीं समझ आता, कि इस पंक्ति का जब हमें अर्थ ही नहीं आता तो हमें कैसे पता चले कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है या नहीं, तो यहां पर क्या है, वाचक शब्द क्या आ गया है, मानो आ गया है। तो इसमें वाचक शब्द जो हैं वो बच्चों आप लोग याद करोगे, उन वाचक शब्दों के द्वारा ही आपको पता चल जाएगा। जैसे है वाचक शब्द इसमें है, जैसे उपमा अलंकार में थे वाचक शब्द, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में है जानो, जनू, जनहू, मानो, मनु और मनहू, जैसे, ज्यों। ये वाचक शब्द हैं। अगर किसी काव्य की पंक्तियों में ये वाचक शब्द अगर आ जाते हैं, जैसे इसमें मानो आया, अब आपको इसका अर्थ पता हो या ना पता हो, अगर मानो आ गया है तो इसका मतलब है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी करके उन काव्य पंक्तियों की तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें संभावना या कल्पना की गई है। लेकिन अगर किसी बच्चों को उनकी हिंदी नहीं आती तो इन वाचक शब्दों से भी वो उसकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है या कौन सा अलंकार है। उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की क्या पहचान है कि जब जड़ और अचेतन क्रियाओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है, जब जड़ और अचेतन क्रियाओं पर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाऊंगी। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। इसमें हंसते हैं छोटे पौधे, यहां पर पौधों का मानवीकरण किया गया है। कैसे बच्चों इसका मानवीय, क्योंकि इसमें जब
पौधों को क्या कहा गया है? हंसते, हंसने के समान। और हंसना किसकी क्रिया होती है? मानवीय क्रियाएं होती हैं। जब जड़ और अचेतन क्रियाओं पर मानवीय क्रियाएं आरोपित हो जाती हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर मानवीकरण होता है। जैसे यहाँ पर छोटे पौधों का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि पौधे जो हैं वो क्या बताया गया है कि वो हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसमें कौन सा है? एक और एग्जाम्पल मैंने रूपक में भी करवाया था और वो मानवीकरण में भी है। आए महंत वसंत। इसमें भी देखो बच्चों, इसमें दो अलंकार हैं। कई बार काव्य की पंक्तियां आपको ऐसी आ जाएंगी जिसमें दो अलंकार हैं। अगर किसी भी पंक्ति में सिर्फ अनुप्रास अलंकार है तो आप अगर अनुप्रास अलंकार ही लिखेंगे तो आपका वो सही आंसर होगा। अगर उसमें मुख्य अलंकार कोई और हो और आप सिर्फ अनुप्रास अलंकार लिख देते हैं और मुख्य अलंकार को छोड़ देते हैं तो आपका वो जो है वो आंसर आपका ठीक नहीं होगा। जैसे ये मैंने पंक्ति लिखी है, आए महंत वसंत। मैंने आपको बताया था ये रूपक अलंकार का भी उदाहरण है, क्योंकि आ गए हैं महंत रूपी वसंत। और इसमें मानवीकरण भी अलंकार मुख्य रूप से दिया हुआ है। कैसे मानवीकरण अलंकार है? क्योंकि महंत की सवारी का मानवीकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि महंत रूपी सवारी को किसके समान बताया गया है? वसंत के समान। अर्थात जब जड़ अचेतन क्रियाओं पर मानवीय क्रियाएं आरोपित होती, यहाँ पर वसंत की सवारी और वसंत को दोनों को आरोपित किया गया, इसलिए कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। लास्ट हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। इसको ध्यान से समझो। अतिशयोक्ति अलंकार हम किसे कहते हैं? जहां पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, लोक सीमा से भी ज्यादा उसकी प्रशंसा की जाए। एक तो होती है सिर्फ प्रशंसा अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। जब किसी वस्तु या प्राणी की प्रशंसा लोक सीमा से भी इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि हमें असंभव सी लगने लगे, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण आपको मैं इसका लिखवाती हूं, आपको पता चलेगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसको बच्चों ध्यान से सुनो, आपको पता चल जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है। पहले इसकी हिंदी समझो इस पैराग्राफ की। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, लंका सिगरी जल गई, सारी की सारी लंका जल गई। गए निशाचर भाग, और सारे निशाचर राक्षस भाग गए। अर्थात यहाँ पर वीर हनुमान की वीरता की बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, उसकी वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर बखान किया गया है। कैसे? कि हनुमान की पूंछ में पहले तो आग लगेगी, कि आग लगे बिना वो इतने वीर, हनुमान की वीरता इतनी, वो इतने बलशाली थी कि उनकी पूंछ में आग भी ना लगे, उससे पहले ही सारी लंका भी जल जाए और सारे राक्षस। तो ये असंभव सी बात है। जब हम किसी की प्रशंसा बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, इतनी अधिक प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं कि हमें वो असंभव सा लगने लगता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये अर्थालंकार के पांचों उदाहरण करवाए हैं। पहले वाले लेक्चर में शब्दालंकार के करवाए थे। तो आशा है
आपको ये सारे के सारे समझ आ गए होंगे। तो आप इसका रिवीजन घर पे बैठ के करना। धन्यवाद।